24 घंटे 24 रिपोर्टर की 3 बड़ी खबरें हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल किराया और माल भाड़े में बढ़ोतरी की। इराक में अगवा भारतीय सुरक्षित, लेकिन संपर्क नहीं। इसके अलावा टीएमसी के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति केडी सिंह के देश भर में 50 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने सभी को कर दिया हैरान, रेल किरायों में भारी बढ़ोतरी की खबर आपको बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही। मोदी सरकार का देश पर चला हथौड़ा। रेलवे का किराया 14% से ज्यादा बढ़ा। 25 जून से लागू होगा बढ़ा हुआ किराया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट से पहले ही रेल भाड़ा बढ़ा दिया। गौड़ा ने रेल किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी कर दी है। रेल किराए में बेसिक किराया 10% बढ़ा है, जबकि फ्यूल सरचार्ज 4.2% बढ़ा है। ये बढ़ोतरी पिछले 5 साल में सबसे बड़ी है। Order of withholding the fare and freight revision done by the previous government. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर चुके थे कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। रेल किराया बढ़ने के बाद अब आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर आपको दिल्ली से मुंबई का सफर करना है तो स्लीपर क्लास में जो किराया पहले 555 रुपए लगता था, वह अब बढ़कर करीब 635 रुपए का हो गया है। AC 3 में 1815 की जगह अब 2065 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि दिल्ली से मुंबई के लिए AC 2 में 2495 की जगह अब 2845 रुपए देने होंगे। बढ़ा हुआ किराया 25 जून से लागू होगा। रेल किराए की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर भड़की। कहा कथनी करनी में फर्क है। तो मैं 7 मार्च 2012 को मोदी जी का ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। बिफोर रेल बजट यूपीए हैज सडनली इंक्रीज रेल फ्रेट बाय पासिंग पार्लियामेंट। से महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। रेल के इतिहास में बेतहाशा जो वृद्धि किया गया सभी क्लास में और गुड्स ट्रेन में माल भाड़ा पर, ये आग लगेगा देश में। रेल किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव यूपीए सरकार ने लिया था, जिसे मोदी की एनडीए सरकार ने जारी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क। जब मुख्यमंत्री थे तब रेलवे में माल भाड़ा बढ़ाने का विरोध किया था, अब कठोर फैसले लेने की बात की है। यूपीए ने जब 2012 में रेल बजट से 1 हफ्ते पहले किराया बढ़ाया था तो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस फैसले से संसद का महत्व कम होता है। मोदी ने 7 मार्च 2012 को माल भाड़ा बढ़ने पर यह भी लिखा था कि इस फैसले से पूरे देश के लोगों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। रेलवे के जरिए कोयला, फर्टिलाइजर, अनाज और कई जरूरी सामान भेजे जाते हैं। इससे देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके ऊपर से आपने रेल किराया बढ़ाकर लोगों पर और बोझ डाल दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब मोदी कह रहे हैं कि कठोर फैसले लेने होंगे। आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना आवश्यक है। जहां पर राहत मिलनी थी वहां पर अब मिल रहा है बढ़ा हुआ किराया। यात्री किराया जो है वो बढ़ गया है, माल भाड़ा किराया जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ राहत मिलेगी, कहीं पर आपको नजर आ रही है? नहीं, राहत नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि 14.2% जो है वो किराया बढ़ा है, ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये लोग फैसिलिटीज दे देते हैं तो बेटर रहेगा। आपको फैसिलिटीज मिलती रही है? नहीं, फैसिलिटी तो मतलब नील है। ठीक है, आपने फेयर बढ़ा दिया है तो उसी के हिसाब से आप फैसिलिटीज भी दे दो। शुरुआती दौर में ही एकदम से जिस तरह से ये झटका मिला है जनता को, उसे लग रहा है कि आगे क्या होगा, इस बात पर कहीं ना कहीं पर सवालिया निशान लग गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस की तरफ, जहां पर तमाम वो लोग मौजूद होते हैं जिनका सामान देश भर में यहाँ से जाता है, अलग अलग तरीके का सामान यहाँ से जाता है। उनसे बात करते हैं कितना फर्क पड़ेगा, आप बताइए क्या अच्छे दिनों की इस तरह से आपने। देखिए, बात अगर किराया बढ़ता है तो देयर इज कंपटीशन इन बिटवीन द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द रेल ट्रांसपोर्ट, तो मर्चेंट्स जो है रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ डाइवर्ट होगा। 6.5% जो माल भाड़े में बढ़ा है, तो क्या लगता है सीधा असर जो देश की आम जनता है, तमाम जो डेली यूज की चीजें हैं, उन पे महंगाई होगी? डेफिनेटली, अगर वो किराया बढ़ता है तो जो आदमी किराया ले रहा है
तो वो सीधा हम अपने क्लाइंट से लेगा। छोटे व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा बेचारा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का दिया है जवाब। चिदम्बरम ने कहा कि नई सरकार का ये आरोप गलत है कि यूपीए सरकार ने उन्हें खाली खजाना सौंपा है। चिदम्बरम ने शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपीए ने नई सरकार को खजाना खाली करके नहीं सौंपा। 15 जून को नरेंद्र मोदी ने कहा था पिछली सरकार ने सब कुछ खाली करके छोड़ा है, जिसके चलते उन्हें बड़े फैसले करने पड़ेंगे। चिदम्बरम ने कहा कि जब मोदी सरकार ने मंत्रियों के समूह को खत्म करने का ऐलान किया तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि मंत्रियों के सारे समूह तो यूपीए सरकार के हटने के साथ ही भंग हो गए थे। भारत में कच्चे तेल की सप्लाई पर इराक संकट का नहीं पड़ेगा ज्यादा असर, ये भरोसा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाया है। जहां से हमको तेल लेना है बसरा फील्ड से, जहां इराक की ज्यादा, साउथ इराक में ज्यादा जहां ऑयल फील्ड्स हैं और वहां जहां बड़ी रिफाइनरी है, आज भी वहां कोई बहुत चिंताजनक विषय नहीं, वहां स्वाभाविक काम चल ही रहा है। जानकार लोगों से हमने समीक्षा किया है, उसमें से इसको लेके कोई बहुत बड़ी घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाले देशों में सऊदी अरब के बाद इराक दूसरे नंबर पर आता है। यही वजह है कि इराक संकट के कारण देश में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इराक में अगवा किए गए 40 भारतीयों के बारे में विदेश मंत्रालय को सुराग तो मिल चुका है, लेकिन उनकी सुरक्षित वापसी के बारे में कोई तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। इराक में अगवा भारतीयों से सरकार का अब तक सीधे संपर्क नहीं हो पाया है। अब तक विदेश मंत्रालय की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इराक में अगवा सभी भारतीय अभी सुरक्षित हैं और उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। रविवार को आखिरी बार अगवा भारतीयों की अपने घर वालों से बात हुई थी, उसी के बाद विद्रोहियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। भारत सरकार ने अगवा किए गए लोगों को सुरक्षित लाने के लिए विशेष दूत इराक भेजा है। इराक में हिंसा प्रभावित इलाकों में लगभग 200 लोग फंसे हुए हैं। इराक में फंसे हुए भारतीयों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इराक में फंसे लोगों में वाराणसी के 30 से 40 छात्र भी हैं। वाराणसी के लोग इनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। इराक में फंसे छात्रों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे ये लोग इराक की हिफाजत की भी दुआ मांग रहे हैं। दरअसल वाराणसी के ये छात्र उच्च शिक्षा के लिए वहाँ गए हुए हैं। इराक पर ISIS के आतंकियों के हमले के बाद ये छात्र वहीं फंसे हुए हैं। हालांकि जिस कॉलेज में ये सब पढ़ रहे हैं उसका ये कहना है कि सभी सुरक्षित हैं और खतरे जैसी कोई बात नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आगाह करने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया है। NIA की चिट्ठी के मुताबिक कुछ आतंकी दिल्ली और मुंबई में धमाके की फिराक में हैं। इन आतंकियों ने अप्रैल में कई जगहों पर रेकी भी की थी। रैकी हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी और उसके साथियों ने की थी। दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, चांदनी चौक समेत 6 जगहों का जिक्र है। धमाकों के लिए बम झारखंड के रांची से लाए जाने थे। NIA ने 3 जिंदा बम और 6 IED बरामद किए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आगाह करने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया है। सांसद केडी सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुबह से ही उनके हर घर, हर परिवार और उनसे जुड़े हर लोग दफ्तरों पर आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और पूरे उत्तर भारत में अगर बात की जाए, पंजाब की, हरियाणा की, पंचकुला, हर जगह पर उनके जितने भी जो जगहें जुड़ी हुई हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि दिल्ली से तकरीबन 40 से भी ज्यादा गाड़ियों का काफिला जो है अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी करने के लिए पहुंच चुका है। और सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये छापेमारी अभी तक जारी है। सेक्टर 9 चंडीगढ़ में उनके 2 घर हैं और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, तलवार ज्वेलर्स वगैरह, हर जगह पर ये छापेमारी की जा रही है। हिंदी के विवाद पर सरकार ने दी सफाई, कहा सोशल मीडिया में हिंदी का इस्तेमाल सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों के लिए। हिंदी को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है गृह मंत्रालय के 27 मई वाले आदेश को लेकर। आदेश में कहा गया था कि सोशल साइट्स पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने अब 10 मार्च के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए लिखा है कि हिंदी भाषी राज्यों को सोशल मीडिया में हिंदी को बराबर अहमियत देनी चाहिए। दिशा निर्देश के मुताबिक अंग्रेजी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक और ब्लॉग्स पर जरूर होना चाहिए। सरकार का कहना है कि ना तो ये कोई नई नीति है और ना ही हिंदी को किसी गैर हिंदी भाषी राज्य पर थोपने की कोशिश है।
गृह मंत्रालय के हिंदी में कामकाज वाले आदेश को लेकर गरमा गया है विवाद। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जताया विरोध। गृह मंत्रालय के सोशल मीडिया पर हिंदी में कामकाज वाले आदेश को लेकर तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पुरजोर विरोध जताया है। जयललिता ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि गृह मंत्रालय का ये आदेश गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। हिंदी में कामकाज के आदेश पर डीएमके प्रमुख करुणानिधि भी ऐतराज जता चुके हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने आधिकारिक कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलर जारी किया था। गृह मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में एक भाषा थोपी नहीं जा सकती। हमारी रियासत में हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो दो हैं, उर्दू है और अंग्रेजी है। हम तो अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते रहेंगे ना। जो हिंदी इस्तेमाल करना पसंद करें वो करें, लेकिन हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक जबान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ जबान कोई और है वो दूसरी जबान इस्तेमाल करें। गृह मंत्रालय के हिंदी में कामकाज करने के निर्देश को लेकर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी ने कहा है कि ये हिंदी का सम्मान है, अंग्रेजी का अपमान नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी गुरुवार को कहा था कि हिंदी को बढ़ावा देने का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं का अपमान कर रहे हैं। वो इस रूप से देखना ही गलत है कि हिंदी को प्रमोशन कर रहे हैं, बाकी भाषाओं को हम नीचे कर रहे हैं। इस नजर से बिल्कुल नहीं देखना। इसमें कोई ये नहीं है कि साहब हिंदी का सम्मान और प्रोत्साहन मिल रहा है तो कोई और भाषाएं। हमारी हिंदी जो हिंदुस्तानियत से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार कर रही है योजना आयोग में भारी फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग में ये अहम बदलाव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार का इरादा योजना आयोग को पूरी तरह से बदल डालने का है। सूत्रों की माने तो सरकार न सिर्फ योजना आयोग के ढांचे में अहम बदलाव करना चाहती है, बल्कि आयोग का नाम बदलने की तैयारी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नए ढांचे के तहत योजना आयोग में राज्यों के प्रतिनिधि को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि योजना आयोग में किए जाने वाले इन अहम बदलावों से नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद के खिलाफ जब तक अदालत का कोई आदेश नहीं आता तब तक पार्टी और सरकार उनके साथ है। निहाल चंद से मुलाकात के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। विपक्ष की ओर से रेप के आरोपी मंत्री निहाल चंद मेघवाल के इस्तीफे के लिए लगातार दबाव के बीच सरकार ने उनके साथ खड़े रहने का फैसला लिया है। निहाल चंद से मुलाकात के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें अपने बेगुनाही के सबूत कोर्ट के सामने रखने और मीडिया से दूर रहने की भी सलाह दी है। गुरुवार रात निहाल चंद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मिले थे, जिन्होंने मामले की कानूनी स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। जयपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि निहाल चंद ने 3 साल पहले उसके साथ बलात्कार किया था। निहाल चंद पर आरोप केस वापस लेने के लिए धमकाने का भी है। मध्य प्रदेश में पीएमटी के दाखिले और सरकारी नौकरियों के लिए हुई चयन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा है और मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में इस बड़े घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। मेरा ये आरोप है, अगर त्रिवेदी जी के कॉल रिकॉर्ड्स, लक्ष्मीकांत शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स और महिंद्रा के कॉल रिकॉर्ड निकल गए तो स्वयं मुख्यमंत्री उसके कटघरे में आ जाएंगे और बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने आज 200 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया है। क्या कोई सांसद कटहल चोरी की भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है? शायद एक बार यकीन ना हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया है। ये कहा गया है कि डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं, उनके घर में एक कटहल का पेड़ लगा हुआ है, जिस पर 9 कटहल लगे हुए थे, लेकिन जब सुबह उठ के देखा गया तो उसमें 2 कटहल कम थे। लिहाजा पुलिस के पास शिकायत की गई और सिर्फ मामला ही नहीं दर्ज किया, बाकायदा फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची। इसी तरीके से अब से कुछ महीने पहले यूपी में देखा गया था, जब आजम खां की भैंस चोरी हुई थी, वहां पर भी तुरंत आनन फानन में कार्रवाई हुई, भैंसों को ढूंढ लिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या बाकी मामलों में भी पुलिस इसी तत्परता से काम करती है? यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते से अपना हाथ खींच लिया है।
नए बजट में इन योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका खाने के बाद यूपी की अखिलेश सरकार का अपनी 3 महत्वपूर्ण योजनाओं से मोहभंग हो गया है। विधानसभा में पेश साल 2014-15 के बजट में विकास पर ज्यादा जोर है, खासकर ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रावधान है। इस बार कुल 2,74,704 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बुंदेलखंड के लिए 758 करोड़ रुपए, जबकि लखनऊ मेट्रो के लिए 98 करोड़ रुपए है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए 3,280 करोड़ रुपए रखे गए हैं। देखना ये होगा कि बजट के जरिए अखिलेश सरकार की इस नई कवायद का यूपी की राजनीति में उसे कितना फायदा मिलता है। उद्योगपति नुस्ली वाडिया के ऑफिस में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने ही धमकी भरा फोन किया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी ने रवि पुजारी की आवाज पहचान ली है। मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने वॉइस डेटा से रवि पुजारी की आवाज सुनाई तो वाडिया की सेक्रेटरी ने आवाज पहचान ली। 3 दिन पहले नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया के दफ्तर की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रवि पुजारी ने फोन करके प्रीति जिंटा को तंग न करने को कहा था। इससे नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच विवाद में नया मोड़ आ गया था। रवि पुजारी के कथित कॉल के बाद वाडिया के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड के लोग घर खाली करने को तैयार नहीं। अवैध फ्लैट तोड़ने आए बीएमसी के अधिकारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी के अवैध फ्लैटों पर बीएमसी का दस्ता कार्रवाई नहीं कर सका। सोसाइटी के लोगों ने दिन भर गेट बंद रखा और फ्लैट नहीं तोड़ने की गुहार करते रहे। वहीं बीएमसी का दस्ता उन्हें लगातार कोर्ट के आदेश का हवाला देता रहा। बीएमसी के अधिकारी दिन में 2 बार आए, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। हमने पहले सुबह बताया था कि हम फोर्स यूज करने कर गया। अब देखना यह है कि कल कैंपा कोला पर कार्रवाई करने के लिए बीएमसी का दस्ता क्या रणनीति अपनाता है। फुटबॉल विश्व कप में उरुग्वे ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। इंग्लैंड की हार की सबसे बड़ी वजह रही उसकी खराब डिफेंडिंग। मैच के 39वें मिनट में सोरेज ने इंग्लैंड पर पहला गोल दागा। एक बेहतरीन पास पर सोरेज ने हेडर के जरिए गेंद गोल पोस्ट में डाल दिया। 75वें मिनट में रूनी ने इंग्लैंड के लिए पहला गोल किया और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। लेकिन खेल के 85वें मिनट में सोरेज ने एक और बेहतरीन गोल कर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली और इंग्लैंड उरुग्वे के हाथों 2-1 से हार गया। इस हार ने इंग्लैंड की हालत इतनी खराब कर दी है कि उसका अब विश्व कप से बाहर होना लगभग तय हो गया है।